हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। पिछली वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का हाफिली एग्जामिनेशन 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने ECD सारे सेक्शन कर लिए थे। तो आज हमारा है लास्ट सेक्शन E। ठीक है, तो सेक्शन E क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर है कि किन्हीं दो के रासायनिक सूत्र लिखो, उनके निर्माण और उनके उपयोग के बारे में लिखिए। तो उनके निर्माण और रासायनिक सूत्र लिखना है बेकिंग सोडा का, धावन सोडा, और इसमें ये नमक के द्वारा बनता है NaCl। जब हम नमक को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और की उपस्थिति में और अमोनिया की उपस्थिति में, जब ये NaCl H2O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब और NH3 अमोनिया आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके फलस्वरूप अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। CO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बेकिंग सोडा बनता है। इसके एसिडिटी को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। स्पंजी, ये केक और पाव रोटी आपकी जो केक है इसको मुलायम और स्पंजी बनाने में अग्निशामक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। होने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो जब भी सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 को हम क्या करते हैं, इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टलीकरण करते हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें ऐड किए जाते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि धावन सोडा प्राप्त होता है। इसका उपयोग आपको पता है कि घर में साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, कांच उद्योग में, साबुन और कागज़ उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है धोने का सोडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसको किस जिप्सम को CaSO4H2O, ये है जिप्सम। इसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। इससे हमें क्या मिलेगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और ये क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम। जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP। और इससे क्या निकलता है, 1.5 यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा। तो यह आपको प्राप्त हो गया POP। इसका इस्तेमाल आपको पता है कि POP का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं प्लास्टर लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर के लिए। ठीक है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में और खिलौना बनाने में, सजावट के सामान में जो मूर्तियाँ वगैरह वगैरह होती हैं उनको बनाने में। और POP का इस्तेमाल आपके घरों में जो दीवारें हैं उनकी सतह को स्मूथ बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, इससे होने वाली हानियों के बारे में लिखिए। तो पेट्रोल के जलने से, डीजल के जलने से और जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके वायुमंडल में मिलते हैं और वहाँ पर जो उपस्थित वाटर ड्रॉप्स होती हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी कि H2SO4 और HNO3 जो कि एसिड है वो बनाती हैं और वर्षा की बूंदों के साथ आकर ज़मीन पर गिरती हैं, जिससे वर्षा का जो अम्लता होती है वो मतलब आपके वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अम्ल वर्षा या एसिड रेन। अब इससे होने वाली हानियाँ क्या हैं आप ये लिख लेंगे। और इससे होने वाली हानियाँ क्या होंगी, अगर अम्लीय वर्षा आपकी मृदा यानी कि भूमि पर गिरती है तो वो क्या करेगी, आपकी मृदा की अम्लता को बढ़ा देगी, जिससे कि आप उस मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाएगी और उत्पादन कम होगा। और जो प्लांट्स हैं और जो यानी कि पौधे हैं और जो जंतु हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और अम्लीय वर्षा से जो झील है, नदी है, इनकी पानी की भी अम्लता बढ़ जाएगी, जिससे जो जलीय जीव हैं उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर। और अम्लीय वर्षा से जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं वो खराब होने की संभावना होती है। इससे संगमरमर का रंग अम्लीय वर्षा से भद्दा हो जाता है और ये भी प्रभावित होता है। ठीक है, जो वेस्ट, उसके बाद है अगला पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन कैपेसिटी आपको स्पंज में देखने के लिए मिलेगी, हाइड्रा और प्लेनेरिया में। तो ये जीव क्या होते हैं, जब भी 2 या 2 से अधिक भागों में अगर कट जाएंगे तो या कहीं पे इनके भाग में कहीं पे क्षति हो जाएगी तो ये जो क्षति होती है, कटा हुआ भाग होता है, इसी से पूरा शरीर फिर से नया डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम पुनरुद्भवन। यह आपको देखने के लिए मिलेगा केंचुए में, स्टार फिश में और प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, इनमें देखने के लिए मिलता है। जब भी हम इनके शरीर को अगर 1 से अधिक टुकड़ों में काट दें तो प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव
बन जाता है। ये हो गया। क्या है आपका पौधों में लैंगिक जनन। तो पौधों में लैंगिक जनन के लिए विशेष होते हैं इसमें पुष्प और इसके नर भाग को हम पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग को हम बोलते हैं या तो स्त्रीकेसर बोलते हैं या अंडक बोलते हैं। ये जनन में जो है लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। इनके बाहरी रूप से जो होते हैं ग्रीन कलर के, उनको बाह्य दल बोलते हैं और जो रंग बिरंगी भाग होते हैं उनको दल बोलते हैं। बाह्य दल का काम होता है कि जब भी पुष्प जो होता है कली वाली अवस्था में होता है तो उसका ये रक्षा करता है और प्रकाश संश्लेषण करता है हरा होने के कारण। और पेटल्स क्या होते हैं, ये रंगीन भाग होते हैं और ये परागण में विशेष भूमिका निभाते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं और नर और मादा अंग को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद जो पुंकेसर होता है ये नर जनन अंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, पराग इस तरीके से पुंकेसर होता है आपके। तो पुंकेसर क्या होते हैं, इस तरीके से हो गया पॉलन चैम्बर, पॉलन सैक होता है, इसमें पॉलन होते हैं अंदर इसके पॉलन सैक, और ये होता है आपका फिलामेंट। तो पुंकेसर ये क्या कहलाता है, आपका नर भाग होता है। इसमें नर युग्मक यानी कि परागकण होते हैं। पौधे का नर युग्मक परागकण कहलाता है और परागकण का इस परागकोश से जो स्त्री भाग है आपका वर्तिकाग्र, ये है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है और नीचे होती है अंडाशय, ये स्त्री केसर के भाग हैं। तो ये परागकणों का यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागण कहलाता है। इस प्रोसेस के द्वारा कोई भी परागकण मेल भाग से फीमेल भाग में पहुँचता है। ठीक है। ये भी परागण जो है अनेक माध्यमों के द्वारा हो सकता है, कीट, वायु, जल, पक्षी आदि। ठीक है। तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो वो एक पॉलन ट्यूब डेवलप करता है। पॉलन ट्यूब के द्वारा क्या होगा, जो आपका नर युग्मक है वो ओव्यूल में स्थित जो एम्ब्रियो सेक है वहाँ पे पहुँच जाता है और एम्ब्रियो सेक में पहुँचने के बाद यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है आपका वो मुक्त हो जाता है और अंड कोशिका से मिलने के बाद, एक्सेल से मिलने के बाद यहाँ पे जाइगोट बनेगा और जाइगोट को ही जहाँ पे जाइगोट मिलेगा और इसको ही हम बोलते हैं संगमी यानी कि संलयन बोलते हैं, युग्मक संलयन बोलते हैं और इसके द्वारा ही भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। भ्रूण का विकास होगा और भ्रूण का विकास होने के बाद जो अन्य दो ध्रुवीय केंद्रक नर युग्मक जो होता है द्वितीय केंद्रक अथवा दो ध्रुवीय केंद्रकों से मिल जाएगा, वहाँ पे ये बनाएगा त्रिगुणी भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इस प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन कहते हैं और इसके फलस्वरूप एंडोस्पर्म का विकास होता है। ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप एंडोस्पर्म का विकास होगा और जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या करता है, आपके एम्ब्रियो के लिए भोजन प्रदान करने का काम करता है। संगमी और ट्रिपल फ्यूजन के बाद जिससे बीज, उसके बाद निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनेगा। ठीक है। इस तरीके से पादप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगला है आपका जंतुओं में अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है कि एक ही जनक के द्वारा संतानोत्पत्ति हो जाती है, उसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही जनक से संतान की उत्पत्ति हो जाती है, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ये कई प्रकार से हो सकता है। ये मोस्टली ये जो निम्न स्तर के जो जीव हैं उनमें मिलता है, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया और पैरामीशियम हो गया। अनेक जो जीव हैं लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म उनमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसकी अनेक विधियाँ होती हैं, जैसे विखंडन होता है, विखंडन द्विविखंडन भी होता है और बहुविखंडन भी होता है, जिसमें एक ही जीव से एक से अधिक जीव अगर द्विविखंडन में होंगे तो एक नया जीव और बन जाएगा। जैसे अमीबा में होता है ये द्विविखंडन। और बहुविखंडन में क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम में होता है और एकिंग में क्या होता है कि जैसे हाइड्रा है और ईस्ट है, इनमें बडिंग देखने के लिए मिलता है। इनकी बॉडी में एक बड निकल जाता है। ठीक है। बड धीरे धीरे बॉडी के साथ ग्रो करेगा और ये भी बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे बॉडी के साथ ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा और थोड़ी समय बाद इसकी बॉडी जो मेन बॉडी है इससे डिटैच होके अलग होके एक नया जीव बन जाता है। इसको हम बोलते हैं मुकुलन, बडिंग। ठीक है। बड ईस्ट में देखने के लिए मिलता है, हाइड्रा में देखने के लिए मिलेगा। अगला है आपका स्पोर फॉर्मेशन। ये मोस्टली आपको कवक में देखने के लिए मिलता है, शैवाल और कवक। इसमें बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आपने देखा होगा इस तरीके से सेक बन जाती हैं एक साइटोप्लस में, अंदर इसमें क्या होते हैं स्पोर फॉर्मेशन होता है और ये जो है लेयर है बाहर ये फट जाएगी और स्पोर पूरे फूल के एक नया और इतने नए हाइफी, इतने नए जो हैं इतने नए फंगस का निर्माण करेंगे। इसको बोलते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। अगला है आपका पुनर्भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन वही अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है कि अगर जो ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर में क्षतिग्रस्त जो भाग हैं उनके प्रत्येक क्षतिग्रस्त भाग का फिर से डेवलपमेंट हो जाता है। माना कोई एक जीव है, उसको 2-3 भागों में अगर आप काट देंगे तो प्रत्येक कटे हुए भाग से एक नया जीव बन जाता है पूरा।
होल जीव बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं पुनर्भवन, ठीक है, या रीजनरेशन बोलते हैं। मतलब क्षतिग्रस्त भाग से एक नए जीव का निर्माण हो जाना पुनरुद्भवन कहलाता है, ठीक है। हाइड्रा में, स्पंज में, इनमें होता है। अगला है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। इसमें आपको कायिक प्रवर्धन जिसे आप बोलते हो, या वर्धी जनन भी इसे बोला जाता है। इसमें पौधे के जड़, तना, पत्ती, ये सब जो भाग होते हैं, इनमें कृत्रिम रूप से भी होगा, ये प्राकृतिक रूप से भी होता है। कायिक प्रवर्धन दो रूप से होता है, कृत्रिम रूप से और प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से तो क्या होगा कि जो जड़ हैं, तना है, पत्तियां हैं, इनसे ही नए पौधे का डेवलपमेंट होता है। जैसे गन्ने की स्टेम से, गुलाब और गुड़हल की स्टेम से नया पौधा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। दूसरा होता है कृत्रिम प्रवर्धन, जो मनुष्य के द्वारा कलम करके, गूटी बांध के, दाब लगा के, इस तरह से, या ग्राफ्टिंग के द्वारा जब नए पौधे तैयार किए जाते हैं, इसको बोलते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, अनिषेचित अंड से नए जीव का विकास होता है, ठीक है। इससे हम बोलते हैं जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सीड नहीं होते, जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, तो इनको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक। तो इसी के साथ आज का इस सेक्शन समाप्त होता है। अगले सेक्शन में हम बचे हुए क्वेश्चनों को करेंगे और